सोसाइटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमारी पहली किताब 11th क्लास की इंट्रोड्यूसिंग सोशलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। हमने बहुत डिटेल में आपको उसमें बहुत से कंसेप्ट समझाए। आज हम 11th क्लास की सेकंड बुक तक आ चुके हैं और आज से उस सेकंड बुक की बिगनिंग है। सेकंड बुक का नेम है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। अमूमन होता ये है कि जब आप किसी भी तरह की कोचिंग में हैं, आपकी स्टार्टिंग इस बुक से कराई जाती होगी या कराई जाती है, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। लेकिन चैप्टर पढ़ते हुए आपको ये महसूस होगा कि हमने इंट्रोड्यूसिंग सोशलॉजी पहले क्यों किया। उसके बिना आप अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी के बुक को नहीं समझ सकते थे। सोसाइटी के टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज भारत भर में ही नहीं, विश्व भर में कई बातों पर चर्चाएं हैं। चाहे क्लाइमेट समिट की बात लें, इंटरनेशनल टेररिज्म की बात लें, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, पॉवर्टी एलिवेशन की बात हो, हंगर को ख़त्म करने की बात हो, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस को आपस में मिलकर आगे बढ़ने की बात हो, चाहे हमें एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करने की ओर बढ़ना हो, हर तरफ अगर आप जाएं तो आपको एक कन्फ्लिक्ट सा नज़र आता है। एक तरफ वो ग्रुप होते हैं जो प्रोटैगनिस्ट की तरह आगे बढ़ते हैं, चाहे वह एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करें, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन प्रोटेक्शन की बात करें, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट के मामले में बात करें, चाहे वुमेन के एम्पावरमेंट के मामले में बात करें। लेकिन दूसरी तरफ विश्व भर की सरकारें भी होती हैं जिन्हें एक प्रैक्टिकल पाथ लेना होता है। सरकार नीड्स से चलती हैं क्योंकि आप सबकी नीड को उसे सर्व करना होता है। सरकार के लिए आइडियोलॉजिकल पाथ पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता जब तक कि वो पाथ एक प्रैक्टिकल रिजल्ट यील्ड करके ना दे। इन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना होता है कि जो वर्ग उन मुद्दों को उठाता है उस वर्ग की मांग किस बात पे आधारित है, सरकारों की जिम्मेदारियां क्या हैं, समाज के अधिकार क्या होते हैं, इंडिविजुअल कहाँ स्टैंड करता है समाज में। इन सभी संदर्भों को जब आप समझते हैं, सभी कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तब आप एक प्रैक्टिकल थॉट को अचीव करते हैं, तभी आपकी बात यूज़फुल हो पाती है। अदरवाइज़ वो आपके इमोशंस हैं, शायद इससे अधिक कुछ भी नहीं। इसलिए सब्जेक्ट्स को इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली हमें टारगेट करना होता है ताकि आप एक लॉजिकल, एक वेल थॉट, वेल डिबेटेड, वेल क्रिटिसाइज्ड ओपिनियन तक पहुंच सके। ये ओपिनियन बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश, समाज के लिए, विश्व के लिए। ये एक एसेट का काम करता है और पॉलिसी मेकिंग इसी पर आधारित होती है क्योंकि पॉलिसी का उद्देश्य सबको साथ लेकर के चलते हुए समस्याओं का समाधान करना होता है, किसी एक की सोच को आगे बढ़ाना नहीं। सोच यदि सरोकारी है तो ठीक, वरना उस सोच का कोई मूल्य भी नहीं। यह बड़ी बात है। ओके, सो इसी तरह से कंसेप्ट हम आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है, जब भी एसी लगे ठंडा तो बंद कर देंगे, जस्ट शट इट अप। आज का जो हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी बुक का पहला चैप्टर, दैट इज़ सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेस इन इंडिया। अब आप देखिए कि ये इस बुक का पहला चैप्टर है, लेकिन हम कितनी डिटेल में सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशंस, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। जो वो ना पढ़ा होता तो इस बुक के पहले ही पेज में उसके 10 बार रेफरेंसेस आ गए हैं कि आपने फर्स्ट बुक में ये पढ़ा होगा। फिर आप क्या करते, आप पहली बुक में जाके उसे पढ़ते, या आपको शॉर्टकट में वो बता दिया जाता है, यहीं पे बात बन ना पाती, इसलिए वो करना ज़रूरी था। चलिए समझते हैं ये आज क्या समझाना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ें आपको समझ आएंगी, यू विल एन्जॉय लॉट, आपका विजन और बढ़ेगा, नई दृष्टि आपको और प्राप्त होगी। सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, सोसाइटी जिसे आप सोशलॉजी कह के पुकारते हैं,
मैं उसके एंड रिजल्ट पे बात करता हूँ, दैट इज सोसाइटी। सोसाइटी हम पढ़ रहे हैं, पर्पस क्या है इसको पढ़ने का? पर्पस ये है कि एक इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आपस में क्या रिलेशन रखते हैं। एक्चुअली दैट इज द पर्पस ऑफ सब्जेक्ट सोशियोलॉजी ना। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी? एग्जैक्टली दिस इज द बेस। इस पर फिर सब खड़ा हुआ। प्लीज डोंट ट्राई टू रीड द बुक और डोंट ट्राई टू listen to my lectures like you are getting something relevant with the exam. Please don't try to approach the things like this. Just try to understand what is the purpose of this subject. The purpose of this subject is far more important than the exam in itself. Definitely there is a purpose of exam also. And the purpose of the subject and exam is to make you a relevant officer for the society. Just try to understand this concept. You need to become a relevant officer. And in a country which is highly diverse, which is highly complex, how can you become a relevant officer? This is the question you need to answer. For that you need to dwell into a highly diverse segment. The basis of economy, religion, region, language, dialect, ethnicity, different grounds are there. Only then you can provide relevant solutions to their issues. So that is the basic thing, and then you will start reading many things. Then you will start learning many things. But the perspective will be totally different. Look, when you are approaching a doctor, and when that doctor is eagerly trying to provide you remedy, that doctor will definitely resort to the book. And in that book, that doctor will search about the remedies. Look, the purpose is totally different. The purpose is to provide you the remedy. That's why the doctor is reading the book. Look, when you were doing your degrees of MBBS, but you were simply reading the books to qualify the exam. Actually, that was different purpose. The book is same, the reading is same, the content is same, the purpose is different. But after qualifying the exam, when you are established doctor now, you are simply reading the same book but to provide the remedy. Actually, earlier it was the same thing expected from you, that you must read the book, because in the future, after establishing as a doctor, you need to provide the remedies. So we need to understand this perspective. Why do you need to read such things? Is to become a relevant officer for the society. Where you are a social doctor somewhere, you need to provide many remedies, many solutions to the different conflicts or issues of the society. Understand this. Then you can simply identify what is the purpose of this subject. Then you can easily learn what is this subject. This subject is nothing but it is the relationship between the society and individual. That is the whole purpose of Durkheim. That was the whole purpose of Karl Marx. It was the purpose with every sociologist. The purpose was the relationship between individual and the society. Perspectives were different. आई बात समझ में? उनके नज़रिए अलग रहे, अप्रोच अलग रही, लेकिन मुद्दा तो यही रहा ना भाई। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जब आप इंडिविजुअल और सोसाइटी के रिलेशन की बात करते हैं तो आपके सामने कुछ बातें निकल के आती हैं। वो क्या हमने जो अब तक पढ़ा, इस चैप्टर में वो यूज़ होगा, और मैं ऑर्गेनिकली ही आज आपको चीज़ें बताऊंगा। हम उसी सेंस में उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे इंडिविजुअल
कि जो बायोग्राफी है वो सोसाइटी की हिस्ट्री है, ऐसा हमने पढ़ा था। द बायोग्राफी ऑफ इंडिविजुअल इज द हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी, दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, द फर्स्ट रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। ये जो इंडिविजुअल की बायोग्राफी है ये किन बातों पर डिपेंड हुई? ये किन बातों पर डिपेंड हुई? ये डेफिनेटली सोसाइटी की हिस्ट्री तो बनी, बट इसकी बायोग्राफी किन बातों पर डिपेंड हुई ये तो विचार करना पड़ेगा ना भाई। जैसे इसकी बायोग्राफी का मेन पर्पस मैं आपसे पूछता हूँ, ये मेन एलिमेंट, फर्स्ट थिंग दैट इज एजुकेशन। याद करें पहले चैप्टर के 5 सवाल कि एक पर्सन की एजुकेशन डिसाइड कैसे हुई, कितने सारे फैक्टर्स ने इम्पैक्ट किया। इस फैक्टर ने इम्पैक्ट किया कि उसकी फैमिली क्या चाहती है, इस फैक्टर ने इम्पैक्ट किया कि उसका जेंडर क्या है, इस फैक्टर ने इम्पैक्ट किया कि उसकी खुद की सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, इस फैक्टर ने इम्पैक्ट किया कि उस कंट्री की सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है। मैनी फैक्टर्स वर देयर। सो एक्चुअली आपके बायोग्राफी का एक एलिमेंट एजुकेशन तो बहुत सारे कंट्रोल्स के अंडर था। मैनी कंट्रोल्स वर देयर, मैनी कंट्रोल्स वर देयर, एंड एक्चुअली that concept of control, it was the social control. Now you can understand the magic. You're actually learning all the concepts simultaneously. All the concepts are, they are integrated, and ultimately they are interrelated also. So social control was the main factor. आपकी शादी किससे होगी, कैसे होगी, तो सोशल कंट्रोल। ये एंडोगेमस होगी या एक्सोगेमस, इट वाज द सोशल कंट्रोल। आप किस क्षेत्र में पढ़ाई करेंगे, इट वाज द सोशल कंट्रोल। आप किस गेम में जाएंगे या पढ़ाई में जाएंगे, वाज द सोशल कंट्रोल। समवेयर इट वाज द कंट्रोल ऑफ योर फैमिली, इट वाज द कंट्रोल ऑफ योर किन, इट वाज द कंट्रोल ऑफ योर लार्जर कम्युनिटी और योर स्टेट और योर नेशन। कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, बट अल्टीमेटली इट वाज द सोशल कंट्रोल। तो इस तरह से आपकी बायोग्राफी यानी कि एक इंडिविजुअल स्ट्रांगली कंट्रोल होता है सोसाइटी से, तो सोसाइटी इंडिविजुअल को कंट्रोल करती है। लेकिन हर बार हमने यह भी तो सीखा कि इंडिविजुअल सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। इंडिविजुअल सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है तो सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट है द एलिमेंट दैट इज़ द कल्चर, और कल्चर के पैटर्न में चेंजेस आते हैं, ऐसा हमने पढ़ा, हमने ये चीज़ें देखी, जानी, समझी। तो जब आप सोसाइटी के लेवल पर बात करें तो फिर इंडिविजुअल की बायोग्राफी सोसाइटी की हिस्ट्री है। तो हो सकता है ना एक लंबे समय तक वो सोसाइटी की हिस्ट्री यही रही हो कि वो सोसाइटी ने अच्छे खासे टेक्नोक्रेट्स दिए, ये उसकी हिस्ट्री है। क्योंकि वहाँ के इंडिविजुअल की बायोग्राफी ये थी कि देवर स्ट्रॉन्ग इंजीनियर एज वेल एज देवर बिजनेसमैन ऑल्सो। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है ना सोसाइटी की हिस्ट्री ये हो कि वो सोसाइटी प्लेयर्स के लिए जानी जाती, सोसाइटी का शिफ्ट हो गया, तो इंडिविजुअल की बायोग्राफी क्या हो गई कि देवर गुड प्लेयर्स। सोसाइटी जानी जाती है स्पोर्ट्समैन के लिए, एंड इंडिविजुअल्स की बायोग्राफी क्या है, देवर प्लेयर्स। सो इंडिविजुअल्स आर केपेबल टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी ऑल्सो, दे वर केपेबल टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी ऑल्सो। यह भी तो कंसेप्ट हमने सीखा ना, हमने देखा ना। तो इस तरह से इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में रिलेशन है, उससे कई सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। सो मैनी सोशल प्रोसेसेस आर देयर, मैनी सोशल प्रोसेसेस आर देयर। टुडे वी विल लर्न 3 social processes, 3 social processes, 2 concepts
दैट इज सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन इन अ वेरी शॉर्ट कंसेप्ट। स्ट्रेटिफिकेशन इन अ वेरी शॉर्ट, क्योंकि इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी में डिटेल में हो गया, तो ये बुक भी ऐसा ही कह रही है कि ये डिटेल में हो गया। सोशल प्रोसेस, दैट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, द पॉसिबल 3 टाइप ऑफ सोशल प्रोसेसेस आर देयर: cooperation, competition, conflict. Cooperation, competition, conflict. These 3 social processes we need to learn. We need to understand. When we are dealing with the relationship between individual and society, we need to understand this. Okay? इसके तक हम पहुँचते हैं तरीके से अपने ही कंसेप्ट के माध्यम से, देखते हैं कैसे होता है। शुरुआत करते हैं। There is a concept that is social structure. Now my very first question is, what do you mean by the structure? जब आपसे कोई ये पूछता है कि भाई आप जब घर बना रहे हैं, आपका घर कहाँ तक पहुँचा, तो आप अमूमन एक वर्ड यूज़ करते हैं कि अभी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। अभी क्या खड़ा हुआ है? स्ट्रक्चर। ना माई बेसिक क्वेश्चन टू यू इज, जब आप कहते हैं कि स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, तो आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि भाई फ्लोर हो गया, आप कह रहे हैं भाई रूफ हो गई, आप कह रहे हैं भाई वॉल्स हो गई, ऐसा बता रहे हैं ना? ऐसी चीज़ें हो गई ना, दीवारें हो गई, छत हो गई, ज़मीन पड़ गई, ज़मीन वहाँ फ्लोर पड़ गया वहाँ पर, और विंडोज़, डोर्स, इन सब की जगहें बना दी गई, आपके घर का एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ना। एक्चुअली व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, कि आपने वो जो ज़मीन थी, वो ज़मीन को किस मैनर में ऑर्गेनाइज किया, और किस मैनर में यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट हुआ ब्रिक्स का, सीमेंट का, जिसे मैं अगर कहूँ तो कंक्रीट का, आयरन रॉड्स का, वुड का। एक्चुअली में आपने इन सब चीज़ों को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज किया। दैट अरेंजमेंट इन अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ ब्रिक्स, कंक्रीट, रॉड्स, वुड, electrical pipes, plastic, steel, many things, it is somewhere a structure na. That arrangement, that organization, that arrangement or organization, what is that, or exactly what is organization? What do you mean by the arrangement? A particular pattern, a pattern of something. This is the pattern. Okay, this is the pattern. The pattern actually you are observing in the form of a building, in the structure. Okay, तो आप अमूमन देखते हैं, आप कहते हैं यार इसके घर का स्ट्रक्चर कैसा, सीधा सीधा, ये स्ट्रक्चर कैसा है बिल्डिंग का, एकदम ऊपर ही ऊपर, या ये कैसा स्ट्रक्चर है इसका। सो दैट इज़ द स्ट्रक्चर थिंग। जैसा बिल्डिंग्स में होता है, इस तरह से आप इमेजिन करिए सोसाइटी में भी स्ट्रक्चर होता है, द सोशल स्ट्रक्चर। चलाएं इसी, दिखता नहीं है अलग बात है, हर दिखने वाली चीज़ हो और ना दिखने वाली चीज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे भक्ति दिखाइए, प्लीज़ टेल मी योर भक्ति। मैं यहीं से कंक्लूड कर दूंगा सोशल स्ट्रक्चर को, तो मुझे भक्ति दिखाइए। तो भक्ति दिखाने के नाम पे आप कोई रिचुअल दिखा देंगे, कोई प्रैक्टिस दिखा देंगे, कोई सिंबल दिखा देंगे, है ना। किसी तरह प्रैक्टिस में जैसे कि कोई म्यूज़िक आ गया, या आपका कोई विधि विधान आ गया, या कोई सेरेमनी दिखा देंगे। एक्चुअली भक्ति ऐसे ही दिखाएंगे ना आप भाई। भक्ति कैसे दिखाओगे? ये सब नहीं, दिखाओ मुझे भक्ति दिखाओ।
तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि सोशल स्ट्रक्चर मुझे दिखाओ कहाँ है। सोशल स्ट्रक्चर है, कैसे है वो अभी समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ध्यान से समझिए, सुनिए। देखिए, सपोज कीजिए कि दिवाली थी, ओके। अगर हम बात करें हिंदूज, सिख काफ़ी हर्ष और उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। कारण अपने अपने रहते हैं लेकिन सेलिब्रेशन होता है। अब आप क्या नोटिस करेंगे, आप दिवाली कैसे मनाते हैं? तो सबसे बड़ी बात, दिए जलाना, दिए जलाना। लंबे समय से आप जब नहीं थे, आपके पेरेंट्स ये कर रहे थे और आपके बाद आपकी संतान ये कर रही होगी, दिए जलाना। तो अब जब भी दिवाली का विषय आता है तो दिए जलाने नज़रों के सामने आ जाता है, दिमाग में आ जाता है। तो जैसे ही बिल्डिंग दिमाग में आती है तो फ्लोर, रूफ या वॉल्स दिमाग में आ जाती हैं। इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। जब आप दिए जलाने की बात कर रहे हैं, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। इट इज़ योर पर्टिकुलर बिहेवियर कि आप दिए जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, रिश्तेदारों से उस दिन मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और अपने धार्मिक स्थान पे जाते हैं और पटाखे भी जलाते हैं। ये सब आप कर रहे हैं लंबे समय। इट इज़ योर बिहेवियर टूवर्ड्स समथिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो एक्चुअली दिस इज द पैटर्न, दिस इज द पैटर्न। सो यू कैन इमेजिन दिस एज अ फ्लोर, एज अ रूफ और अ वॉल। इट इज़ अ स्ट्रक्चर, ओके। जैसे ही कोई इससे अलग करेगा, आप उसे ये कहेंगे कि ये मूर्ख है, इसे यह भी नहीं पता कि दिवाली कैसे मनाई जाती है। तो आप क्या कहेंगे, ये मूर्ख है, इसे दिवाली मनाने का तरीका नहीं पता। आपने ये कैसे कंक्लूड किया? क्योंकि शायद वो उस एस्टेब्लिश्ड पैटर्न के बाहर बिहेव कर रहा है, वो उस एस्टेब्लिश्ड पैटर्न के बाहर बिहेव कर रहा है। बिकॉज यू हैव अ पैटर्न, according to that pattern you are behaving in a particular fashion। तो सब लोग घरों में लड़ियाँ लगाते हैं। तो अब दिवाली के दिन सोचो कोई रंग लगाने लगे, कोई रंग लगाने लगे तो आपको कैसा लगे? आप उसे या तो पागल करार कर देंगे, मानसिक संतुलन गवा चुका है ऐसा डिक्लेयर कर देंगे। क्योंकि रंग लगाने की जो प्रैक्टिस है, वह जो बिहेवियर है, वह जो पैटर्न है, वह होली पे है, दिवाली पे नहीं। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जैसे एक घर में एक रूम को दूसरे रूम से आपने दीवार से सेपरेट किया, यू हैव अ स्ट्रक्चर, यू हैव अ पर्टिकुलर बिल्डिंग स्ट्रक्चर, यू हैव सेपरेटेड porch and the other room, the washroom or the kitchen, with the help of dividing walls, जो walls divide कर रही हैं सब चीज़ों को। Tell me, how will you divide the Holi and Diwali? आप इनको एक दूसरे से पृथक कैसे करेंगे? कोई दीवार बनाओ, do try to construct a wall between them, क्योंकि वो दिख तो रह सकेगी नहीं। Still you know very much what is Diwali, what is Holi. Still you know the division. Still you have ultimate separation between both of them. Why? There is a well established wall. That wall is a wall of behavior. It is a wall of practice. Actually, there is a particular pattern of the behavior of individuals. This is the structure. That structure is exactly the dividing the
दिवाली फ्रॉम होली। यू नो इट वेरी वेल। आई बात समझ में? ओके। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट ये आता है, आप दिवाली प्राइवेटली भी मनाते हैं और पब्लिकली भी। जैसे दिवाली प्राइवेटली आपने मनाई अपने घरों में, दिवाली पब्लिकली आपने मनाई उन धार्मिक स्थलों पे जाकर के। सो देयर इज अ कंप्लीट डिस्टिंक्शन बिटवीन दैट प्राइवेट सेलिब्रेशन एंड पब्लिक सेलिब्रेशन इन अ सिंगल फेस्टिवल। फर्दर डिवीजन, there is again a wall. You have bedrooms and a living room. A living room where you all are common is a public place. लेकिन a bedroom it is very much private. So again there is another wall. The wall is there. आई बात समझ में? After that प्राइवेटली जब आपने दिवाली मनाई, दिवाली बच्चों ने अलग मनाई, अलग ढंग से मनाई, दिवाली बुजुर्गों ने अलग मनाई, अलग ढंग से मनाई। एंड इट इज सेम समवेयर एट एवरी हाउस इन द कॉलोनी। इट इज सेम समवेयर विद एवरी हाउस। नोटिस इट। तो वो आपस में मिल जाएंगे, बातचीत करेंगे, और यहाँ बच्चे आपस में अलग से मिल जाएंगे और दिवाली मनाएंगे। फिर से यहाँ पर इनके बीच में एक दीवार है, फिर से ये एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है। दैट इज द सोशल स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? इसको कितने ही मायनों में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में फैमिली, स्कूल। अंडरस्टैंड दिस। जब आप फैमिली की बात करते हैं और जब आप स्कूल की बात करते हैं, तो एक फैमिली में और एक स्कूल में आप सिंगल इंडिविजुअल ही हैं। जब आप फैमिली से निकले और आप स्कूल गए, आपके बिहेवियर में कुछ परिवर्तन है ना। जो बिहेवियर आपका फैमिली में था वो अब आपका स्कूल में नहीं है। लेकिन स्कूल में जो आपका बिहेवियर है वो क्या है? आप क्या नोटिस करेंगे? कुछ चीज़ें, जैसे कि वन थिंग यू विल नोटिस, इट इज़ द यूनिफॉर्म। सबका एक पैटर्न नज़र आ रहा है, कॉमन थिंग, दैट इज़ अ यूनिफॉर्म। अनदर एस्पेक्ट इज़ द असेंबली प्रेयर। एक पैटर्न नज़र आ रहा है। सेकंड, कईयों के स्कूल में स्कूल एंथम्स भी होते हैं। एक पर्टिकुलर पैटर्न नज़र आ रहा है। पूरे दिन भर एक स्कूल को आप इन चीज़ों से परिभाषित करते हैं। लेक्चर्स यानी कि क्लासेस, यानी कि पीरियड्स, स्पोर्ट्स, असेंबली, लाइब्रेरी सेशन, कंप्यूटर क्लास सेशन, देन अल्टीमेटली यूनिफॉर्म, एनुअल फंक्शंस जहाँ पर आपको अवार्ड्स मिलते हैं, आप सब उस चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, एंड अ डे ऑफ रिजल्ट और द पेरेंट्स टीचर मीटिंग। सच एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू द स्कूल ना। इट इज़ द बिहेवियर ऑफ द स्कूल। वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वो एनुअल फंक्शन, वो असेंबली एवरी डे मॉर्निंग, वो एंथम, वो प्रेयर्स, वो यूनिफॉर्म और वो स्पोर्ट्स पीरियड, क्या ये सब चीज़ें दिमाग में सुनते ही स्कूल नहीं आ जाता? ये सब चीज़ें सुनते ही स्कूल नहीं आ जाता? तो फिर स्कूल यहाँ पर अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है ना। लेकिन स्कूल रूप का ये स्ट्रक्चर आपने छत, दीवार या फ्लोर से तो बनाया ही नहीं। स्कूल की बिल्डिंग एक अलग चीज़ है। द बिल्डिंग ऑफ स्कूल इज समवेयर डिफरेंट। बिल्डिंग मजबूत हो सकती है, कमज़ोर हो सकती है।
बिल्डिंग नहीं हो सकती है, पुरानी हो सकती है। माई क्वेश्चन टू यू इज़ वाई यू आर नॉट टेकिंग एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जिनकी बिल्डिंग्स न्यू हैं, उनमें जाके एडमिशन क्यों नहीं लेते? आप किन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ मेरिटोरियस है? Now, what do you mean by the merit? Building is new, very new. In fact, you have very less acceptability of new college or university. In fact, you always prefer new bike, new car, new clothes, new house, but you will definitely not prefer a new college, a new university. You will say तो नया खुला है. Why such things are there? Answer me. Because the practices in that college is very new. They are not settled. बड़ी नई है, अभी स्थिर नहीं हुई, स्थायी नहीं हुई. यानी कि एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर बिल्डिंग तो आ गई उस यूनिवर्सिटी कॉलेज की, बट इंस्टीट्यूशन यानी कि एक सामाजिक सोशल इंस्टीट्यूशन यानी कि एक सामाजिक संस्था के तौर पर अभी वो उतना विकसित नहीं है जितना आपको चाहिए, क्योंकि इन दैट फैशन दैट स्ट्रक्चर इज वेरी न्यू. दैट स्ट्रक्चर इज वेरी न्यू. इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी उसमें नहीं आई. कौन सी इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी नहीं आई? द सोशल इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी. सामाजिक संस्था के रूप में अभी वो इतना परिपक्व नहीं हुआ कि वो आपको उतना आगे लेकर के जाए, क्योंकि वो नया है. आई बात समझ में? तो नया है तो मतलब क्या? अभी बिहेवियर्स, अभी पैटर्न ऑफ बिहेवियर ये किस दिशा में सेटल होंगे, किस दिशा में नहीं, अभी पता नहीं. तो फिर क्या नतीजे निकलेंगे कल को पता नहीं. तो आप उधर जाते हैं जो चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हैं. एक्चुअली में आपको वो जो स्ट्रक्चर है उसने ज़्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि आप ये पा रहे हैं कि इट इज़ वेरी स्टेबल. आप ये देख पा रहे हैं, इट इज़ वेरी स्टेबल, इट इज़ मेरिटोरियस. बिकॉज उनका जो पैटर्न है, उनका जो बिहेवियर सिस्टम है, इट इज़ वेरी साउंड एंड येट and sound in a fashion it is very consistent. So I will prefer that. तो पुरानी बिल्डिंगों वाले वो सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस you will prefer. एमए बेकार से भी पिछली घटिया क्वालिटी के हॉस्टल्स होंगे, बट you will prefer. That is important. Okay? यहीं पर देखिए, कहाँ तो मैं सोशल स्ट्रक्चर की तुलना बिल्डिंगों से कर रहा था, और बिल्डिंग से तुलना करते करते मैंने उसे बिल्डिंगों से भिन्न भी प्रमाणित कर दिया. आई बात समझ में? ऑथर यही समझाना चाहेगा कि यहाँ गलती मत कर देना, सोशल स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली फिर बिल्डिंग में समझने लग जाना, फिर फंस जाओगे. ऐसा नहीं होता. बिल्डिंग नई है अलग बात है, सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी स्टेबिलिटी इस बात पे निर्भर है कि वो कितनी स्थिर है, वो कितनी पुरानी हुई, यानी कि वो कितनी जांची गई है, कितनी आंकी गई है, कितनी इवैल्यूएट हुई है अब तक, उसकी स्वीकृति क्या है, ये बड़ी चीज़ है. बट सच सोशल स्ट्रक्चर्स आर देयर. नाउ कंसिडर द फैमिली. डेफिनेटली यू आर टोटली डिफरेंट इन फैमिली. यू आर नॉट सेम दैट यू आर इन स्कूल. आप वो नहीं है जो आप स्कूल में थे, आप यहाँ अलग है. लेकिन अब आप कहेंगे कि यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन यू विल अंडरस्टैंड रोल्स आर देयर. फैमिली में रोल्स आर देयर. यू हैव अ पर्टिकुलर प्लेसमेंट. आपकी एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट है. यू आर सन और डॉटर टू समवन, सो दैट इज़ योर प्लेसमेंट, यानी कि दैट इज़ योर पोजीशन. अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्ले योर रोल्स. आपको वो रोल प्ले करने हैं. तो अब फैमिली लेवल पर भी चीज़ें देखें तो अगर एल्डर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो
तो आप नोटिस करेंगे कि आपके पेरेंट्स का आपके प्रति बिहेवियर, लेकिन अपने पेरेंट्स के प्रति बिहेवियर में देयर इज़ हाई लेवल डिफरेंस। आपके छोटे भाई बहनों से संबंध इज टोटली डिफरेंट। आई बात समझ में? पैसों का लेन देन घर के अंदर, खाने पीने की व्यवस्था घर के अंदर, खाने पीने का समय, उठने जागने का समय, रिश्तेदारों से लेन देन और विचरने का तरीका, ढंग, समाज में विचरने का तरीका और ढंग परिवार से परिवार में बदलता है, परिवार से परिवार में बदलता है। यानी कि परिवार अपने आप में एक संस्था है, परिवार भी एक इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ पर भी आपके लंबे समय से चलते आ रहे बिहेवियर इस्टेब्लिश्ड है। एक पैटर्न यहाँ भी रिजेंबल हो रहा है। इसलिए तो कई बार आप कह देते हैं ना, अरे ये उनके परिवार से हैं इसलिए ऐसे हैं, ऐसी टिप्पणियाँ आ जाती है ना। हालांकि मैं आपको सही बता दूं, ये टिप्पणियाँ उतनी वैज्ञानिक नहीं होती, ये वैज्ञानिक नहीं है, कॉमन सेंस पर ज़्यादा बेस्ड होती है। हमें किसी को भी वैज्ञानिक रूप में देखना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, अदरवाइज़ ये प्रेजुडिसेस हो जाएगा। और आई बात समझ में? इट इज़ अ प्रेजुडिस। तो आप ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलर बिहेवियर सिस्टम है, पर्टिकुलर पैटर्न है इस फैमिली का, दैट इज़ द स्ट्रक्चर। तो फैमिली भी एक तरह से सोशल स्ट्रक्चर कंसेप्ट को सपोर्ट करती है। आई बात समझ में? सो यू कैन ईजिली डिस्टिंग्विश। एक घर था कॉलोनी में, कुछ नहीं किया उन्होंने, सिंपली एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया और अब वो एक प्लेवे बन गया। बिल्डिंग इज सेम, थोड़े दिन पहले तक वो एक फैमिली था, घर था, थोड़े दिन बाद वो प्लेवे हो गया, स्कूल हो गया। सो बिल्डिंग इज सेम बट एक स्ट्रक्चर बदला है अंदर। क्या बदला है? पहले फैमिली था, अब स्कूल हो गया। बिल्डिंग तो सेम है। और ये आपने कैसे पता लगाया? पहले फैमिली था और अब स्कूल हो गया, यानी कि स्ट्रक्चर बदल गया इसका। कैसे पता लगाया? क्योंकि अब सुबह सुबह वहाँ से आपको प्रेयर्स की आवाज़ आती है, आपको हर पीरियड के बाद घंटी बजने की आवाज़ आती है, आपको वहाँ पर पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस, जैसे कि बच्चे कई तरह की स्पोर्ट्स करते या कैंटीन में आते जाते नज़र आते, और आपको उनकी अब एक यूनिफॉर्म नज़र आती है। वहाँ पर आपको 2 क्लासेस नज़र आती हैं, द क्लास ऑफ टीचर एंड द क्लास ऑफ स्टूडेंट। लेकिन जैसे ही वो घर था वो अलग था। वहाँ पर आपको कौन नज़र आते थे? द एल्डर्स एंड द यंगर। वहाँ पर आपको नज़र आते थे सिबलिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, और उन सबका एक बिहेवियर, जैसे खास तरह की रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करते थे, खास तरह के त्यौहार वो मनाया करते थे, खास तरह से उनका समाज में आने जाने का विधि विधान पूरा करने का तरीका था। सिर्फ इन चीज़ों को नोटिस करके ही आपने बता दिया कि चेंज आ गया। इसका मतलब एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ द सोशल स्ट्रक्चर। तो क्या लिखा जाता है? सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड दैट इज ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर वेज। सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड होती है, अरेंज्ड होती है एक पर्टिकुलर वे में। इसी के लिए हम कहते हैं सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड। आई बात समझ में? यू आर डूइंग मैनी थिंग्स इन अ डे, लेकिन आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि देयर आर अंडरलाइंग रेगुलरिटीज और पैटर्न्स in how people behave and in the relationships they have with one another. There is a particular regularity, underlying regularity. Every day there is a regularity that you are attending the classes, you are attending the assembly prayer. Actually there is a particular pattern and how people behave. You are having a particular pattern of behavior towards this institute, that is focus.